So in last class, what we discussed, we start discussing about the international distribution. International distribution. We discussed about international distribution. So what we understand by direct and indirect exporting, who is going to tell me about it? Okay. एग्जैक्टली इन द डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होगा कि बेसिकली आपके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में. बट इन द केस ऑफ बेसिकली अगर हम बात करें इनडायरेक्ट की तो उस केस में क्या होता है, आपके मिडल मैन जो होंगे वो होंगे, राइट. द चैनल लेवल refers to number of intermediaries involved in the channel. Number of intermediaries involved in the channel, यानी जितने मीडिएटर होंगे, जितने इंटरमीडियरीज होंगे, उतना ही लंबा आपका चैनल होगा. ठीक है. तो मैंने आप लोगों को जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि जो चैनल है वो डिफरेंट कंट्री में वैरी करेगा. ठीक है. जरूरी नहीं जो एक चैनल है वो हर एक कंट्री में यूजफुल और इफेक्टिवली उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. दैट व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर, क्यों ये डिफरेंस होता है. द रीजन बिहाइंड इट, द एनवायरमेंट के चेंज होने से, कल्चर चेंज होने से, इकोनॉमी चेंज होने से, पॉपुलेशन की डेंसिटी डिफरेंट होने से, और कंज्यूमर बिहेवियर, देयर हैबिट्स, ये सारे रीजंस हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन को जो इफेक्ट करते हैं, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को जो इफेक्ट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में. ठीक है. अगर हम जीरो लेवल चैनल की बात करें तो जीरो लेवल चैनल को हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं. जो जीरो लेवल चैनल है, दिस जीरो लेवल चैनल को हम डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहते हैं. Why this word direct is using? Because the manufacturer are selling the product directly to the end user and they are consumer. But in the concept of international marketing, जो आपके कंपनीज है इंडिया में है और उनके जो कस्टमर्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में है. ठीक है. तो यहाँ पर जो डायरेक्ट लेवल चैनल है उसको भी हमने 3 पार्ट में कैरेक्टराइज किया, यानी इसके भी जीरो लेवल चैनल के भी 3 पार्ट्स है, सब पार्ट्स है इसके. कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो चैनल है दैट इज डोर टू डोर. डोर टू डोर. डोर टू डोर इज समथिंग जहां पर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए हर एक बेसिकली कंज्यूमर के घर में जाके प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेगा. आप लोगों ने यूरेका फोर्ब्स का नाम सुना होगा, दैट इज अ फिल्टर. ठीक है. एक फिल्टर है, एक एक्वाफायर है बेसिकली. तो वो क्या करता था, वो यही कंसेप्ट था कि जो मैन्युफैक्चरर थे ना, उन्होंने घर पे होम सर्विसेज, मतलब होम पे जाके वो प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते थे. यानी इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पर्सनल सेलिंग कह सकते हैं, कि घर पे जाके प्रोडक्ट सेल करना. ठीक है. सो डायरेक्ट मार्केटिंग की भी अलग अलग कंसेप्ट है. डोर टू डोर यानी घर पे जाके प्रोडक्ट सेल करना. बट इन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इट इज डिफिकल्ट कि कोई मैन्युफैक्चरर किसी पर्टिकुलर इंटरनेशनल कंज्यूमर के घर जाकर प्रोडक्ट को सेल करे. द सेकेंड जो है दैट इज मेल ऑर्डर. मेल ऑर्डर. मेल ऑर्डर का मतलब क्या है, आप बेसिकली अपने कंपनी में जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मेल करोगे कंज्यूमर को अबाउट द प्रोडक्ट. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी जैसे कुछ प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो आपके पास मेल आता रहता है उस प्रोडक्ट का, राइट. सो इस तरीके से यहाँ पर 2 इसका मीनिंग है मेल ऑर्डर में, यानी कि आप या तो कंज्यूमर को मेल करोगे और कंज्यूमर जो है आपको मेल के थ्रू ऑर्डर प्लेस करेगा. ठीक है. तो मेल ऑर्डर इज समथिंग जहां पर आप मेल के थ्रू ऑर्डर प्लेस हो रहा है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर्ड ओन्ड स्टोर्स. मैन्युफैक्चर्ड ओन्ड स्टोर्स. मैन्युफैक्चर्ड ओन्ड स्टोर्स कौन होते हैं? बेसिकली जहां पर मैन्युफैक्चरर अपने कुछ एक्सक्लूसिव स्टोर्स को ओपन कराएंगे और उसके थ्रू प्रोडक्ट को सेल करेंगे. उसके थ्रू प्रोडक्ट को वो क्या करेंगे? सेल करेंगे. ठीक है. यानी इनके खुद के ऑथराइज्ड स्टोर होंगे, खुद की मैन्युफैक्चरर अपना स्टोर खुद ही ओपन करवा लेगा और उसको क्या करेगा, उस स्टोर के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करेगा. जैसे कि आपका रिलायंस भी करता है, तनिष्क भी करता है. तनिष्क इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्वेलरी एज वेल एज दे आर रिटेलर ऑफ दैट ज्वेलरी. अपना खुद का स्टोर ओपन करके फिर वो प्रोडक्ट को सेल कराता है.
ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से 3 कैटेगरीज में आपके बटे हुए हैं क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग या जीरो लेवल चैनल, जहां पर हम कोई मिडल मैन और इंटरमीडिएरीज को यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बेसिकली डायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की। डोर टू डोर द इफेक्टिव वे फॉर द रूरल मार्केटिंग में इफेक्टिव है, रूरल एरियाज में आप इसको यूज कर सकते हो, नए प्रोडक्ट को आप लेकर आए हो मार्केट में, नया नया आपने लॉन्च किया तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट इन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल डोर टू डोर। सेकेंड वन इज डायरेक्ट मेल। इसमें सबसे अच्छा बात ये है डायरेक्ट मेल का कि नाउ अ डेज द पीपल आर टोटली बेस्ड ऑन द इंटरनेट, राइट, सो इन दैट कंसेप्ट वो इजिली हैंडल कर सकते हैं, मेल को देख सकते हैं, दे कैन इजिली प्लेस द ऑर्डर। सो डायरेक्ट मेल इज समथिंग विच इज कम थ्रू द मैन्युफैक्चरर एंड एंड टू द कस्टमर्स, मतलब कस्टमर के पास डायरेक्ट मेल आएगा, ठीक है। और अभी तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे आपके पास मेल आएगा और नीचे एक लिंक होगा उसके साइट को ओपन करने का, साइट ओपन कीजिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज मैन्युफैक्चरर स्टोर्स, ठीक है, ओन स्टोर्स, जो मैन्युफैक्चरर है अपने खुद के स्टोर ओपन कराएंगे और उस स्टोर के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करेंगे कंज्यूमर को, ठीक है। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में बेसिकली सेकेंड और थर्ड की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सेकेंड डायरेक्ट मेल इज समथिंग जो बहुत इजीली हो जाएगा, एंड द मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के अपने शॉप का एक ब्रांच को ओपन कर दे मैन्युफैक्चरर और उसके थ्रू प्रोडक्ट को सेल करे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, वन लेवल चैनल का मतलब क्या है, जहां पर एक इंटरमीडियरी हो सकता है रिटेलर या फिर एजेंट, ठीक है। लिखिए, वन लेवल चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, वन लेवल चैनल is characterized by one selling intermediary like the retailer or agent। यानी कि यहां पर जब अगर हम बात करें वन लेवल की, तो इन द केस ऑफ वन लेवल यहां पर मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में या तो रिटेलर होगा या तो एजेंट होगा, यानी रिटेलर या एजेंट के थ्रू आप प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो। अब रिटेलर कौन से रिटेलर हो सकता है, जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीदेंगे, बिग बाजार हो सकता है, बड़े बड़े स्टोर जो हैं वो हो सकता है, क्रोमा हो सकता है, क्रोमा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं, आदित्य विजन भी हो सकता है, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जिनकी इकोनॉमिकली दे आर स्टेबल। जो छोटे मोटे शॉप होते हैं जनरल स्टोर, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से डील नहीं कर सकते। जो बड़े स्टोर्स होते हैं और जो रिनाउंड रिटेलर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरर से पहले प्रोडक्ट को लेंगे और फिर फाइनली रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जीरो लेवल चैनल समझ में आया? जीरो लेवल चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन सेलिंग इंटरमीडियरी like the retailer or agent, ठीक है। When we are talking about the two level channel, it contains two intermediary। इसमें दो इंटरमीडियरी होंगे। कौन होंगे? वही होलसेलर एंड रिटेलर, लिखते चाहिए। The two level channels जो होंगे उसमें क्या होगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में देयर आर टू इंटरमीडियरी, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर एंड द रिटेलर, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्री लेवल चैनल। अब थ्री लेवल चैनल में जो है क्या होंगे आपके, बस होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में यहाँ एजेंट लगा लो, दिस इज थ्री लेवल चैनल, ठीक है। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में 3 लेवल की यूटिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो दीज आर थ्री लेवल चैनल्स। खैर इससे भी ज्यादा लंबे लंबे चैनल्स होते हैं, बट मेजॉरिटी में देयर आर थ्री लेवल टिल थ्री लेवल चैनल, 0, 1, 2 एंड 3। यस, हाँ, होलसेल एजेंट्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। अब हम टाइप्स ऑफ फॉरेन इंटरमीडिएरीज जो मैंने आप लोग को लिखवाया था, तो वो अब हम लोग करेंगे, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? सबसे पहले आपके इंपोर्टर्स, ठीक है। अब इंपोर्टर्स कौन होंगे? जो बेसिकली आप इंपोर्टर्स, तो पता है इंपोर्ट क्या होता है? आयात, एक्सपोर्ट, निर्यात। यानी तो यहाँ पर जो आपके इंपोर्टर्स होंगे
वो होंगे जो इंपोर्ट करेंगे, हु इंपोर्ट्स द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी आइदर एज एन एजेंट और फॉर अ फॉरेन बायर और फॉर रीसेल। यानी कि यहाँ जो इंपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे कि वो एक बार में प्रोडक्ट को क्या करेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे दूसरे कंट्री से, मान लीजिए इंपोर्ट करा लिया, और फिर जहां पर भी उनको बेसिकली सेल करना है प्रोडक्ट वहां पर अपना वो सेल करेंगे कंट्रीज में। सो इंपोर्टर्स लिखिए इसमें, द इंपोर्टर्स रेफर्स टू, importers refer to one who imports the product in large quantities. Importers are one, yeah, importers refers to one who imports the product in large quantities, either as an agent for a foreign buyer or for resale। बेसिकली ये क्या काम करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, बहुत इंटरनेशनली कंज्यूमर बहुत सारे हैं, ठीक है। मान लीजिए जिम का प्रोटीन मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब एक इंपोर्टर्स होंगे जो देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कौन से कंट्री में ज्यादा बन रहा है या ज्यादा जिसकी क्वांटिटी में बन रहा है और सस्ता भी है। ये क्या करेगा इंपोर्टर, इस कंट्री से, मान लो कोई भी कंट्री है, वहां से इसने अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करा लिया, यानी कि परचेज कर लिया, खरीद लिया, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, या तो इस प्रोडक्ट को किसी वाई कंट्री में सेल करेंगे, यानी वाई में जो कंज्यूमर्स है उनको बेसिकली ये फोकस करेंगे, मतलब या तो रीसेल के लिए खरीदेंगे या फिर फॉरेन बायर्स के लिए, यानी इसके खुद के जो बायर्स, मतलब वही सेम चीज हुआ, रिसेल करना फॉरेन बायर्स को, वापस से परचेज करके। यहाँ दो एक्टिविटी हो रहा है, ये खुद भी क्या कर रहा है, पहले परचेज एंड परचेज करके फिर सेल, ठीक है। तो दैट इज नोन एज रीसेल। दो बार यहाँ पर हो रहा है ना, सेलिंग दो बार आ रहा है। दूसरे कंट्री में भी कर सकता है वो, अपने डोमेस्टिक कंट्री में भी करेगा और दूसरे कंट्री के जो फॉरेन बायर्स होंगे उनके लिए भी करेगा, पर वो परचेज कहीं से भी कर लेगा, मतलब किसी और कंट्री से इंपोर्ट करवा लेगा। नहीं, वो इंपोर्टर्स कहते हैं, हाँ एक्सपोर्ट होगा, लेकिन वो इंपोर्टर्स होंगे जो पहले हाँ नहीं तब यहाँ बस नाम बोला जा रहा है, पर्सन का डेजिग्नेशन क्या है, वो इंपोर्टर्स कहलाएगा। पहले इंपोर्ट करो, उसके बाद वो दूसरे मार्केट में सेल करेगा, फॉरेन कंट्री में सेल करेगा, फॉरेन बायर को सेल करेगा, रीसेल करेगा, यानी कि दोबारा से बेचने के पर्पज से लेगा। समझ में आ गई बात। बट ये दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट ऑलवेज यूज इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन, तो ये दूसरी कंट्री से मंगवाएगा, ठीक है, मंगवा के अपने पास कर लिया, प्रोडक्ट रख लिया एंड फिर उसको रीसेल करेगा, ठीक है। और इस तरीके जो इंपोर्टर्स होते हैं अमॉन्ग द अदर्स, ये इनके पास लार्ज इंपोर्ट हाउस होता है, ठीक है, ट्रेडिंग हाउस होता है, जैसे जापानीज ट्रेडिंग कंपनीज। ये इंपोर्टर्स जो होते हैं ये अपने अकाउंट से, मतलब who may buy on their own account and may sell the product to the distribution, industrial and institutional customers and wholesalers। यानी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल कस्टमर को ये सेल करेंगे, दूसरे बाकी अदर होलसेलर्स को सेल कर सकते हैं। मतलब इनका मेन पर्पस क्या होगा ना, कि दोबारा से रीसेल करना है, या तो किसी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को सेल करेंगे, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स होंगे, कोई इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होंगे, या फिर इनके पास कोई होलसेलर कोई और है, मतलब वो बस उसका काम होगा दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा के अपने पास बल्क में रख लेना, फिर वो अपने होम कंट्री में वो किसी को सेल करे या फिर दूसरे फॉरेन कंट्री में किसी को सेल करे, किसी होलसेलर को सेल करे, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सेल करे, नॉर्मल कस्टमर्स को सेल करे। बट द पर्पस ऑफ इंपोर्टर्स इज ओनली वन थिंग, दैट दे आर गोइंग टू मेक द इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे प्रोडक्ट को, ठीक है, यानी कि मंगवाएंगे। समझ में आई बात। कोई फॉरेन गुड्स, ऐसे कौन से गुड्स हो सकते हैं जो इंडिया में, जैसे मान लीजिए कुछ गुड्स है जो नहीं अवेलेबल है, तो ऐसे केस में कुछ इंपोर्टर्स होंगे जो प्रोडक्ट को पहले मंगवा लेंगे, फिर मान लीजिए रख लेंगे अपने पास, और इंडिया में ही किसी होलसेलर को या किसी और पर्सन को वो प्रोडक्ट को सेल करते जाएंगे, ठीक है, रीसेल पर्पस के लिए।
इनके खुद के, और इस तरीके के जो इंपोर्टर्स होते हैं ना, इनके खुद के ट्रेडिंग हाउस होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए जापान में जापानीज ट्रेडिंग हाउस है, तो इसी तरीके से इनके खुद के ट्रेडिंग हाउस होंगे। क्लियर हो गया? और ये अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अपने अकाउंट का मतलब है कि अपने यहाँ पर पहले प्रोडक्ट को मंगवाएंगे, यानी अपने बिहाफ पे पहले प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे पहले दूसरे पर्सन या दूसरे इंडिविजुअल के नाम पे खरीदेंगे, पहले ये अपने नाम पे खरीदेंगे, अपने अकाउंट पे खरीदेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स अब ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा? डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो डायरेक्टली परचेज करेगा प्रोडक्ट को एक्सपोर्टर से, और होल्ड करेगा लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, एंड उस प्रोडक्ट पे इसका एक्सक्लूसिव राइट होगा कि वो प्रोडक्ट को सेल करेगा पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर कस्टमर को। डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर में कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान से देखो। मान लो कि एक वाई एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर का मतलब कौन हो, क्या होगा? जो दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक, एक्सपोर्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सो वाई एक एक्सपोर्टर है। अब वाई जो है, वाई से डायरेक्टली किसी एक्स ने परचेज कर लिया प्रोडक्ट को, यानी एक्सपोर्टर से डायरेक्टली डील कर लिया। ठीक है, मान लीजिए कि एक्सपोर्टर जो है वो यूएसए का है और ये जो एक्स डिस्ट्रीब्यूटर है वो इंडिया का है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये एक्सपोर्ट करने वाला एक्सपोर्टर है, मतलब ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि कंपनी ही हो एक्सपोर्टर, कोई भी हो सकता है, मिडलमैन या कोई भी। ये एक्सपोर्टर से क्या करेगा कि प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा लार्ज क्वांटिटी में। वहां पर से इंपोर्टर क्या करेगा? लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को मंगवाएगा, मैन्युफैक्चरर के थ्रू इंपोर्ट करवाएगा अपने यहाँ पर, और फिर वो जरूरी नहीं कि अपने ही कंट्री में सेल करे, दूसरे कंट्री में भी सेल कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा कि दूसरे कंट्री में ये कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, मान लीजिए कि दूसरे कंट्री से, मतलब दूसरे कंट्री का जो एक्सपोर्टर हो सकता है, अपनी कंट्री का एक्सपोर्टर हो सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा? लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को क्या करेगा? परचेज कर लेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब उसके बाद वो क्या करेगा? फाइनली जब वो परचेज उसने कर लिया, उसके बाद किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लो कि दिल्ली के एरिया में, और कुछ पर्टिकुलर कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट को सेल करेगा, यानी एक डिटरमाइंड एरिया में ये सेल करेगा प्रोडक्ट को। इसमें लिख लो डिस्ट्रीब्यूटर में, a distributor who buys directly from the exporters, a distributor who buys directly from the exporters। एक्सपोर्टर कौन होते हैं? जो दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को सेल करते हैं, दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ठीक है, जो दूसरे कंट्री में हम सामान को भेजते हैं, जैसे इंडिया से यूएसए सामान जाएगा तो एक्सपोर्टर होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्टर वही होंगे जो ये ट्रांजैक्शन बेसिकली हैंडल करेंगे, एक्सपोर्ट करते होंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस एक्सपोर्टर से, अब ये जरूरी नहीं है कि एक कोई यूएस का एक्सपोर्टर को आप ले लो, इंडिया का भी एक्सपोर्टर हो सकता है। आप बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, हो सकता है कि आप यहां पर भी सेम सिचुएशन है, यहां पर भी सेम सिचुएशन है कि यहां पर भी आप प्रोडक्ट को परचेज करोगे, उसके बाद किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको सेल करना होगा। इंपोर्टर का क्या है? वो कहीं भी रीसेल कर सकता है, किसी कस्टमर को, इंडस्ट्रीज को, बाकी कहीं इंस्टीट्यूशंस को। बट ये जो होंगे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ये भी स्टॉक बिल्कुल लार्ज क्वांटिटी में बिल्कुल इंपोर्टर की तरह ही उठाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे? किसी पर्टिकुलर एरिया में उसको सेल करेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे वो अपना डोमेस्टिक मार्केट हो। क्लियर हो गया? लिखिए, a distributor who buys directly from the exporters, a distributor who buys directly from the exporter and hold large stocks of a product has an exclusive right to sell the product in a particular area or a particular type of customer, A distributor who buys directly from the exporter, and hold large stock, मतलब large stock रहेगा इंपोर्टर की तरह ही, ठीक है,
इंपोर्टर्स वो होते हैं जो सामान को बेसिकली मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, मतलब अपने कंट्री में मंगवाना। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर में एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स नहीं है, एक्सपोर्टर्स हैं। तो यानी कि जो एक्सपोर्ट करता है, दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट सेल करता है, उनसे आप बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट को खरीदिएगा, फिर पर्टिकुलर एरिया में उसको आप अपना सेल कीजिएगा। जैसे मैंने एक, मान लो एक एक्सपोर्टर था एक्स, उससे मैंने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ वाई, मैंने उससे प्रोडक्ट खरीद लिया एक्सपोर्टर से जो दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट सेल करता होगा, और फिर मैंने अपने हिसाब से किसी एक एरिया में अपना प्रोडक्ट को सेल किया। लाइक मैंने अपना टारगेट मार्केट बनाया, मेरे अपने खुद के कस्टमर्स हैं, मैं उस एरिया को मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करूँ जो मैंने अपने मंगवाया है। बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर मैंने खरीदा है, स्टॉक लिया है एक्सपोर्टर से। क्लियर? चलिए लिख लिया। A distributor who buys directly from the exporter and hold large stocks of a particular type of product, like we can say product, and has an exclusive right to sell the product, and has an exclusive right to sell the product in a particular area, or to a particular type of customer, or to particular type of customer. अब ये जो आपके इंपोर्टर्स और ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। अब होलसेलर लिखिए, होलसेलर कौन होगा? होलसेलर कौन होते हैं? बेसिकली जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं बल्क में, लेकिन यहाँ तो इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर भी सेम काम कर रहा है। तो होलसेलर का जो बेसिकली काम है वो इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर से ही प्रोडक्ट को परचेज करना है। यानी इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर देंगे। अब आप होलसेलर है, आप अपने पास स्टॉक कर लीजिए, उसके बाद अपने लोकल मार्केट में सेल कीजिए रिटेलर को। होलसेलर ऑलवेज सेल द प्रोडक्ट टू रिटेलर, हमेशा किसको सेल करेंगे? रिटेलर को, या फिर जो वैसे कंज्यूमर्स को जो बल्क में परचेज करता है, ठीक है। तो यहाँ जो होलसेलर है वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट जो है वो या तो लेगा डिस्ट्रीब्यूटर से या तो इंपोर्टर से खरीदेगा, उसके बाद फिर वो अपने डोमेस्टिक एरिया में प्रोडक्ट को सेल करेगा। आई बात समझ में? मतलब होलसेलर जो है ना वो डायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये पहले प्रोडक्ट को आने देगा, या तो इंपोर्टर के साथ इसका डील होगा या तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील होगा। आई बात समझ में? तो इसमें लिखिए, wholesaler often buy product, wholesaler often buy product, wholesaler often buy product from the importers or distributors, और यहाँ पर एक और चीज एक्सेप्शनल है कि कुछ होलसेलर्स ऐसे भी जो एक्सपोर्टर से वो भी खरीद लेते हैं प्रोडक्ट। So you can write that wholesaler can purchase the product. They have all the option. They can purchase the product from the distributors, from the importers, as well as they can also purchase the product from the exporters. मतलब वो एक्सपोर्टर से भी खरीद सकते हैं, इंपोर्टर से भी खरीद सकते हैं, एंड आपके डिस्ट्रीब्यूटर से भी खरीद सकते हैं। अब आते हैं हम रिटेलर्स। याद रखिएगा, रिटेलर्स बेसिकली सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बेसिकली बोल सकते हैं इंटरमीडियरी है, क्योंकि फाइनली जो आपका जो कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो तो किसके लिए बनाते हो? कंज्यूमर के लिए। तो वही रिटेलर ही एक ऐसा बेसिकली मतलब कह सकते हैं कि ऐसा चैनल, एक ऐसा इंटरमीडियरी है जहां पर वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी फाइनल जो कंज्यूमर से जिनके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है उनसे वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपकी जो वर्क है, चाहे आपने कितनी भी इफिशिएंटली किया हो, लेकिन उसको फाइनलाइज का काम करना किसके हाथ में होता है? रिटेलर के हाथ में। तो यहाँ जो रिटेलर होते हैं, कुछ लार्ज रिटेलर होते हैं, यानी कि वैसे रिटेलर जो बहुत बड़े रिटेलर्स हैं। तो जो लार्ज रिटेलर्स है वो तो इतने भी मतलब वो कई बार खुद भी एक्सपोर्टर से प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, ठीक है। जो एक्सपोर्टर्स होंगे उससे प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, और उसके बाद डिपार्टमेंट स्टोर, सुपरमार्केट जो है, ये सब चेन स्टोर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डायरेक्ट रिटेल बायर्स। जो मैंने एग्जांपल दिया था बिग बाजार वगैरह, ये सब क्या होते हैं? बड़े रिटेलर्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, और कई बार वही सेम होलसेलर पे दे आर डिपेंडेंट, द रिटेलर्स आर डिपेंडेंट ऑन होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इंपोर्टर्स।
एंड एक्सपोर्टर्स, इस सब पे डिपेंडेंट होते हैं कौन, रिटेलर। जो बड़े रिटेलर्स होंगे वो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर पहले एक्सपोर्टर से परचेज करता है, तो ये खुद भी डायरेक्टली एक्सपोर्टर से परचेज कर लेंगे। मतलब कि जो लार्ज आपके रिटेलर्स होंगे, दे कैन परचेज फ्रॉम द वेरियस सोर्स। देखिए जो आपके लार्ज रिटेलर्स होंगे उनके पास बहुत सारे सोर्स होंगे, या तो एक्सपोर्टर से खरीद लेंगे डायरेक्टली, या तो इंपोर्ट करवा लेंगे प्रोडक्ट, या तो फिर होलसेलर से खरीद लेंगे, या तो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद लेंगे। लार्ज रिटेलर्स, ठीक है, सारे रिटेलर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लार्ज रिटेलर्स। जो स्मॉल रिटेलर्स होंगे वो तो होलसेलर से खरीदेंगे प्रोडक्ट, जो उससे थोड़े से बड़े हो सकते हैं उसका वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे, ठीक है, या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर से डायरेक्ट खरीदने के लिए क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वैसे एक्सपोर्टर, जो वैसे रिटेलर्स जो लार्ज हैं, बड़े हैं इकोनॉमिकली, जिनके बहुत सारे चेन स्टोर्स है। चेन स्टोर्स का मतलब जो बहुत ज्यादा, बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारी एरिया में ऑलरेडी है, जैसे आपका बिग बाजार हो गया, ले फ्रांस हो गया, फिर आपका रिलायंस हो गया, ठीक है, फूड मार्ट। तो ये सारे क्या है, ये बेसिकली आपके रिटेल चेन है। तो वैसे वैसे बड़े, जब बिग विशाल मार्ट भी है इंडिया में, तो बहुत ज्यादा है रिटेल चेन। तो जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं, जिनके मल्टीपल, मतलब बोल सकते चेन स्टोर हैं, जिनके बहुत सारे स्टोर हैं विद इन अ कंट्री, इंटरनेशनल कंट्रीज में भी। आप लोगों को पता है कल्याण ज्वेलर्स जो है ना, वो यूएस में भी उसके स्टोर्स हैं, पता है ये चीज, इंडियन ब्रांड है बट उसके स्टोर्स यूएस में भी है। तो वही चीज बोला जा रहा है, जो लार्ज रिटेलर्स होंगे वो डायरेक्टली भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा लेंगे, या तो बाकी तीनों मेथड के थ्रू वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल चैनल। मल्टीपल चैनल्स समझ में आ रहा है ये मल्टीपल चैनल्स क्या है? तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कई बार बहुत सारे चैनल्स को यूज करते हैं, एक से ज्यादा चैनल को, किस चीज के लिए, फॉर अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में एक एक्सपोर्टर जो है वो सेल कर सकता है डायरेक्टली होलसेलर को, लार्ज रिटेलर को, इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को, और हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, लगभग वही घूम फिर कर आई है चीजें, मल्टीपल चैनल्स। कि कोई जो एक एक्सपोर्टर है वो किसी को भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देगा, या तो किसी इसको क्या बोलते हैं, किसी होलसेलर को सेल कर देगा। तो यहाँ पर कभी भी कोई एक्सपोर्टर एक चैनल को यूज नहीं करता, मे बी दे आर यूजिंग द वेरियस चैनल फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होंगे मल्टीपल चैनल्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो कंट्रीज में कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कुछ गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खुद से वहां से मंगवाते, एक्सपोर्ट करवाते हैं, अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है, दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट कराते हैं, अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवाते हैं, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और ये चीज लॉन्ग टर्म बेसिस, मतलब अभी के लिए नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तक, मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो आते रहेंगे दूसरे कंट्री से, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये मास कंजप्शन के लिए या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के यूटिलाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के यूज के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड दे आर बेसिकली परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड दे आर एक्सपोर्टिंग, मतलब एक इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट कराते हैं, परचेज करते हैं दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट। और वो क्यों करते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे करेंगे, और वो करते हैं ताकि मतलब जो वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, यानी गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज होना, कुछ मशीनरीज वगैरह हो गई, ठीक है, जिनका यूटिलाइजेशन इंडिया में मतलब मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो ऐसी केस में वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए वो प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री से मंगवाया जाता है, कुछ गुड्स, सर्टेन गुड्स। स्टेट बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो कुछ कंट्रीज हैं जो गुड्स को इंपोर्ट कराएंगे, और वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, यानी कि सम इंपोर्टर्स जो है वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाएंगे, मतलब दूसरे कंट्री से मंगवाएंगे, लेकिन अपने नाम पे नहीं, अपने पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं होगा इनका, ये स्टेट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, यानी रजिस्टर्ड स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके थ्रू ये प्रोडक्ट को मंगवाएंगे।
यानी सम, यहाँ पर एक इम्पोर्टर्स तो समझ में आया होगा, जो प्रोडक्ट को परचेज मंगवाता था फिर दोबारा से रीसेल करते था। यहाँ पर जो इम्पोर्टर्स होगा, ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री, बट दे आर इन्वॉल्व थ्रू द स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर गवर्नमेंट कोई बॉडी होगा उसके थ्रू प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करवाएगा एंड फिर प्रोडक्ट को सेल करेगा। आई बात समझ में कि कुछ कंट्रीज हैं जो गुड्स को इंपोर्ट कराते हैं किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इनको कहते हैं स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये इंडिया में भी बहुत सारा ऐसा इंपोर्ट होता है सेवरल कॉमोडिटीज का, जो बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर सम कुछ यहाँ पर होंगे बेसिकली कोई इंपोर्टर्स होंगे जो अपने गुड्स को बेसिकली गुड्स को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कराने के लिए किसको यूज करेंगे, स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को, यानी गवर्नमेंट बॉडी को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइंट वेंचर फ्रेंचाइजी स्लैश लाइसेंस, जॉइंट वेंचर्स and licensees franchisees. What is the meaning of joint venture? Joint venture का मतलब ये होता है कि जब दो कंपनीज आपस में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, मिल जाती है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जैसे हीरो होंडा था, खैर अब तो वो अलग हो गया है, वो आपस में क्यों मिला था, ताकि जापान का भी मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो सके और इंडिया के मार्केट में भी सेल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप ज्वाइंट वेंचर को यूज कर सकते हो, जहां पर आप क्या करोगे, दूसरे कंट्री में किसी कंपनी के साथ खुद को मर्ज कर लोगे, ज्वाइंट हो जाओगे, और यहाँ पर दोनों जो कंपनी जो मर्ज हो चुकी हैं वो प्रोडक्ट को अपने दो अपने अपने कंट्रीज में तो सेल करेंगे, जैसे जापान और इंडिया में, बाकी मिलकर के वो और भी दूसरे कंट्रीज में प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ज्वाइंट वेंचर इज आल्सो अ काइंड ऑफ मीडिएटर इन द इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है तो पता ही है आप लोगों को, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट इन देयर होम कंट्री एज वेल एज इन द अनदर कंट्री, और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट इन अनदर कंट्री, ठीक है। एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट होता है, ठीक है, किसके किसके बीच में होता है, ज्यादातर एक्सपोर्टर्स और जो फॉरेन फर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग चैनल है, इसमें यहाँ पर जो ज्वाइंट, देखो ज्वाइंट वेंचर का मतलब दो कंपनी का मिलना होगा, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर कोई एक्सपोर्टर होगा जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता होगा, और दूसरे कहीं कोई फॉरेन फर्म होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। मतलब कोई एक्सपोर्टर कंपनी होगी और कोई फॉरेन कंपनी होगी, वो आपस में मिलेगी कोलैबोरेटिव फॉर्म में और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम करेगी। ज्वाइंट वेंचर कंपनी समथिंग जो कंपनी इकट्ठे मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करेगी। यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर का मतलब है एक्सपोर्टर या फॉरेन फर्म्स मिल जाएगी और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज, अब ज्वाइंट वेंचर में हमेशा याद रखना कि जो दोनों होंगे, फर्म होगा, एक्सपोर्टर होगा, वो उनके पास ओनरशिप होगा, पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी सब कुछ सेम होगा दोनों फर्म का और एक्सपोर्टर फर्म का। और नेक्स्ट जो आपका है लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी, इसमें क्या होगा कि कुछ कंपनीज जो हैं वो क्या करेंगी, लाइसेंस देती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं लाइसेंस, और आप दूसरे कंट्री से लाइसेंस किसी पर्टिकुलर मशीनरी वगैरह का लेते हो जिसपे पेटेंट राइट होता है। नेक्स्ट फ्रेंचाइजी होगा, जैसे आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो फूड में वगैरह में, आप देखना जैसे मैकडी है उसका फ्रेंचाइजी है, तभी इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत सारे कंपनीज जो है, मतलब बहुत सारे उसके जो पार्ट्स हैं या बहुत सारे उसके जो आउटलेट्स हैं आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे, बट है वो कहाँ का, यूएसए का, ठीक है। सो फ्रेंचाइजी इज द वे जहां पर दूसरे किसी इंडिविजुअल वगैरह को आप अपने कंपनी के राइट्स दे देते हो कि वो आपके ट्रेडमार्क को यूज करे, ठीक है, आपके ब्रांड नेम ट्रेडमार्क को यूज करे, आपके लोगो को यूज करे, आपके पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को यूज करे, लेकिन फ्रेंचाइजी खरीदना पड़ता है और उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा, हेफ्टी अमाउंट यू हैव टू पे टू गेट द फ्रेंचाइजी ऑफ द प्रोडक्ट, एज वेल एज या तो आप एक बार में वन टाइम पेमेंट करोगे या तो आप उनको ईयरली पे करोगे। बैंक का तो जल्दी फ्रेंचाइजी नहीं होता है, ज्यादातर आपके फूड वूड का इन सब पर जाता है फ्रेंचाइजी, ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट इट। सो एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।